हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट फेल के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ हार्ट फेल और क्यों होता है, हार्ट फेल होने के कारण क्या हैं और हार्ट फेल एक्चुअली होता क्या है। आपने सुना तो बहुत बार होगा आपके आसपास में कि हार्ट फेलियर नाम की कोई चीज़ होती है, पर अधिकतर लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बीच का डिफरेंस भी नहीं समझते हैं। सो हार्ट फेलियर इज़ समथिंग जब किसी भी कारण से हार्ट की पंपिंग करने की कैपेसिटी कम हुई हो। अब ये अचानक से हो सकता है, लाइक इन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब हुआ मतलब दिल को खून नहीं मिल रहा है, दिल की मसल्स की डेथ हो रही है और वो पंपिंग कम कर रहे हैं। सो हार्ट अटैक से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, बट हार्ट फेलियर के बहुत सारे और कारण होते हैं। बहुत सारे कारणों में कई पेशेंट्स में इसमें कोरोनरी आर्टरीज का कोई लेना देना नहीं होता या हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं होता, बट फिर भी हार्ट फेल होता है। अब वो हार्ट फेलियर के कॉजेस जो कि हार्ट अटैक से संबंधित है और नहीं है, दोनों के बारे में हम आज जानेंगे। एक बेसिक चीज़ समझने के लिए कि इस समय दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के आसपास हार्ट फेलियर के मरीज हैं, जिनमें से कि 1 करोड़ मरीज तो इंडिया में ही हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन में 1 करोड़ मतलब थोड़ा सा लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन इज़ हैविंग हार्ट फेलियर, और अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होता। तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड एज cardiacsecondopinion.com। इस साइट पे हम आपकी सारी हार्ट रिलेटेड क्वेरीज को फ्री में रिप्लाई करते हैं ऑन ईमेल। अगर आप वॉइस कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन चाहें तो ऑफ कोर्स वी चार्ज फॉर दैट इन अ नॉमिनल रेट। सो कोई भी हार्ट की संबंधित प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसी ओपिनियन चाहिए जो किसी गाइडलाइन पे बेस्ड है, अमेरिकन या यूरोपियन स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस के साथ अगर आपको ओपिनियन चाहिए, तो दैट्स व्हाट वी डू, दैट इज़ आवर जॉब। साथ ही साथ आई एम ऑल्सो अ हार्ट सर्जन एंड आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ हॉस्पिटल कॉल्ड एज पारस हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। सो ये तो आप जानते हैं कि हार्ट फेलियर वर्ड क्या है। बाकी उस हार्ट फेलियर से होता क्या है, होता ये है जो अधिकतर मरीज सांस नहीं ले पाते हैं। अब जो व्यक्ति 30 40 50 साल की उम्र तक अच्छे से सांस ले पा रहा था, अचानक से सीढ़ी चढ़ते समय उसको सांस फूलने लगी। कई बार वो फिजिशियंस के पास जाते हैं, उसको दमा बता देते हैं, दमे की दवाई चलती रहती है, ज़िंदगी भर अस्थमा का लेबल लग जाता है और उसके बाद मरीज ये सोचता रहता है कि सांस फूल रही है मुझे। अब किसी को जब चेस्ट पेन नहीं हुआ हो और सांस की ही तकलीफ हुई हो, तो वो यही मान के चलता है इसका दिल से कोई संबंध नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अधिकतर ऐसे पेशेंट्स को असल में हार्ट फेल हो रहा होता है, क्योंकि हमारे दिल को पंप करने की कैपेसिटी कम हुई, तो जो ब्लड है आगे बॉडी में नहीं जा पा रहा है और वो फेफड़े में भरने लगता है। जब फेफड़े में खून भरता है तो इट इज़ लाइक फ्लडिंग, इंटरनल फ्लडिंग, सांस फूलने लगती है। अब इसके कई कारण होते हैं, उसके हम आगे बात करते हैं। सो हार्ट फेलियर में सबसे कॉमन कॉज तो हार्ट अटैक ही है, कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है जिससे दिल की रुकावट कोरोनरीज में बनी, उससे अटैक आया। हर एक अटैक से थोड़ी थोड़ी दिल की दीवार कमज़ोर होती गई, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती गई। जो हार्ट वैसे 60% पे पंप कर रहा था, ऐसे 40 30 25% पे काम करने लगा, तो उससे सांस फूलना अमूमन होता है और यही सबसे कॉमन कॉज है। तो इसीलिए ऐसे मरीजों में एंजियोग्राफी, अगर उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उसमें एंजियोग्राफी की जाती है, और एंजियोग्राफी करने के बाद में हमें पता चलता है, फिर उसमें या तो स्टेंट या बाईपास के थ्रू हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट दूसरे कारण जो होते हैं एक्चुअली बहुत कॉमन है, और ग्रुप में देखा जाए तो ज़्यादा लोगों को बाकी कारण होते हैं। सबसे कॉमन उस तरीके से होता है कि हाई बीपी। इंडिया में मरीजों से पूछो, साहब बीपी मेरा पहले एक बार हाई था, अब ठीक है। ये जवाब बहुत कॉमन होता है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर की बीमारी एक बार आपको डायग्नोज हुई तो डॉक्टर ने दवाई शुरू की, उससे बीपी इम्प्रूव हुआ और उसके बाद मरीज ने दवाई छोड़ दी क्योंकि मरीज बाहर से अच्छा महसूस कर रहा है। दिस इज़ द यूजुअल स्टोरी ऑफ इंडियन पेशेंट्स। एक चीज़ याद रखिए, जैसे कि आपका नाम कभी चेंज नहीं होता है, जैसे कि आपका सरनेम कभी चेंज नहीं होता है, वैसे ही अगर एक बार ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस बन गई, हाई बीपी की डायग्नोसिस बन गई, तो ये बीमारी अपने आप नहीं जाती। इसको जाने के तरीके होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक, बट वो बहुत ही रेयर पेशेंट्स में होता है, बहुत ही कम मरीजों में ऐसा होता है। अधिकतर पेशेंट्स के लिए इट इज़ लाइक आइडेंटिटी। डायबिटिक हो गए तो ज़िंदगी भर डायबिटीज़ चलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ज़िंदगी भर ब्लड प्रेशर रहता है। तो ऐसे मरीज़ जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक्टिवली रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हाई बीपी के लिए ज़िंदगी भर दवाई लेना होता है। वी सी इट वेरी ऑफन कि पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचा,
बीपी 200 था, हार्ट फेलियर हुआ बीपी के कारण से, बट उस पेशेंट की एंजियोग्राफी हो जाती है ज़बरदस्ती छोटी-छोटी जगहों पे, वो एंजियोग्राफी कर देते हैं, स्टेंट भी डाल देते हैं जबकि ब्लॉक हो ना हो। बेसिक कारण होता है कि हाई बीपी था और वो हार्ट हाई बीपी के चलते फेल हो रहा था। नसें बहुत ब्लॉक नहीं थी, छोटे-मोटे ब्लॉक थे। दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर कि किस मरीज़ को स्टेंटिंग की ज़रूरत है, किसकी नहीं ज़रूरत है, क्यों जो केवल दवाइयों से ही चल जाता है, वी कैन एडवाइस बेटर ऑन दैट। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण हार्ट फेलियर का होता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो सबसे सेकंड मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट फेलियर इज़ कि अगर आपके दिल का कोई वाल्व खराब हुआ, भगवान ने हमें 4 वाल्व दिए हैं दिल में, लेफ्ट साइडेड वाल्व की डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, आयोटिक वाल्व और माइट्रल वाल्व, ये जो 2 वाल्व हैं, इन दोनों के वाल्व में अगर सिकुड़न आ जाए, तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है, अगर लीक होने लगे तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो सिकुड़न या फिर लीक होना, ये दोनों चीज़ें वाल्व में हमारे फ्लो को, ब्लड की पंपिंग कैपेसिटी को कम करते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है हार्ट की, इसलिए हार्ट फेलियर होता है। सो ऐसे में वाल्व को या तो हम रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं या बलून से खोलते हैं, ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। और कई ऐसे मरीज़ जिनको वाल्व की छोटी सिकुड़न है, थोड़ी सी सिकुड़न है, सालों तक 10, 15, 20 सालों तक केवल दवाइयों से भी मैनेज कर सकते हैं। तीसरा ऐसा ग्रुप होता है जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस हैं। अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पैदा होने के बाद उनका एको नहीं किया जाता है। कई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं और ज़िंदगी में एक भी एको नहीं हुआ होता है। तो 1% पॉपुलेशन ओवरऑल, अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 1%, मतलब 1% पॉपुलेशन में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। और जिनको बचपन में वो पता नहीं चला, वो बुजुर्ग होके, बड़े होके उनका हार्ट फेल करती है। सो हार्ट फेलियर का तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। उसको भी स्क्रीन करने के लिए सिंपल सी टेस्ट होती है एको, इट इज़ लाइक सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट। जैसे कि पेट की सोनोग्राफी होती है, वैसे ही एको से हम हार्ट का फंक्शन पता कर सकते हैं। और उसके ज़रिए आगे कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि अगर होल है या वैल में कोई रुकावट कंजेनाइटल है तो उसको भी आराम से ठीक किया जा सकता है। दीज आर ईजिली ट्रीटेबल कॉजेज़। कुछ एग्जॉटिक कॉजेज़ भी होते हैं, ऐसे कॉजेज़ जो कि आम जनता में नहीं मिलते हैं, बट बताना इसीलिए ज़रूरी है कि बाद में अगर किसी को पता चले तो बहुत अनयूजुअल ना लगे। सो दोज एग्जॉटिक कॉजेज़ ऑल्सो यू शुड नो। कॉमनेस्ट ऑफ देम इज़ अगेन कार्डियोमायोपैथी। लाइक कार्डियोमायोपैथी मतलब जब आपकी मसल्स ही खराब हो जाएं। एक होता है मसल्स को खून नहीं मिला, उससे वो मसल्स डैमेज हुई, और दूसरा होता है मसल्स इनहेरेंटली ख़राब हो जाए। मतलब अगर मैं इक्विवेलेंट दूँ हाथ के लिए, तो ये मेरा हाथ अगर मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मसल कमज़ोर हो गई है, वैसे ही मेरे दिल की मांसपेशी कमज़ोर हो गई है और वो अच्छे से धड़क नहीं रही है। इसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी के कई जो कॉमन काज हैं, कंजेनाइटल है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या फिर कई बार ऐसा होता है कैंसर के मरीजों में कीमोथेरेपी दी गई, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट पे हार्ट का मायोपैथी आ गई, दिल खराब हो गया। वैसे ही अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कि बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी इन रेयर केस अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक और टाइप होता है जिसमें प्रेगनेंसी, एक प्रेग्नेंट महिला को जब डिलीवरी होने वाली है उस समय के दौरान कार्डियोमायोपैथी हो जाती है और हार्ट फेल हो जाता है। ये चीज़ें पेरिफेरी में या छोटी जगहों पर लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद में जब महिला को सांस फूलने लगती है, दे थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग, और पता चलता है बाद में, बहुत लेट पता चलता है कई बार, कि वो हार्ट फेल है। सो अगर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी को भी जल्दी ट्रीट किया जाए तो कई मरीजों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एक और अनयूजुअल टाइप होता है जो कि आम जनता के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझना भी, इज़ लाइक सिवियर स्ट्रेस। किसी भी टाइप के सिवियर स्ट्रेस से, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, दिल टूट गया लिटरली, इस तरीके से कार्डियोमायोपैथी भी होती है कि एक सिवियर स्ट्रेस में हार्ट अचानक काम करना हो गया, कम कर दिया। अब ये बहुत देखा गया कोविड के टाइम पे। कोविड में अगर डायरेक्ट वायरस से कार्डियोमायोपैथी नहीं भी हुई तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द कोविड इन्फेक्शन वेरी मच, या फिर बहुत ही एक इमोशनल स्ट्रेस से किसी को भी इस तरीके से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो सकता है, गंभीर तनाव के चलते हुए। ऐसे ही एक और चीज़ है जो कि बहुत अनदेखी है पर बहुत कॉमन है, इनफैक्ट सो फार वी डोंट नो द रियल इंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड, वो है स्लीप अपनिया। इंडिया में अभी भी बहुत कम डायग्नोस होता है स्लीप अपनिया, क्योंकि हम लोग खराटे लेना एक नॉर्मल बात समझते हैं, जबकि स्लीप अपनिया या खराटे आने की जो सिवियर वाली चीज़ होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खराटे आने से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए बॉडी में,
तो रोज़ रात को सोने से अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे, इसको बोलते हैं स्लीप अपनिया सिंड्रोम। स्लीप अपनिया सिंड्रोम में अब दिल को, जैसे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है तो दिल को भी ऑक्सीजन कम मिलती है। ऐसे में आपका दिल अरिथमियास या दिल की धड़कन बिगड़ने लगती है, दिल का काम कम होना शुरू हो जाता है। तो स्लीप अपनिया सिंड्रोम के कारण से भी कार्डियोमायोपैथी होती है और ये बहुत बुरी तरह की कार्डियोमायोपैथी है। और जो कि स्लीप अपनिया को अगर हम अवॉइड करें, मोटापे को कम करें, तो बहुत ईजीली ट्रीट हो सकता है। एक और जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मैंने बताया था आपको, उसको सर्जरी से आसानी से ठीक किया जा सकता है, मेडिसिन से बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे और टाइप्स हैं कार्डियोमायोपैथीज़ के जिससे कि हार्ट फेलियर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हार्ट फेलियर जिसको है, अगर मैं ये कहूँ किसी को सिवियर हार्ट फेलियर है, तो व्हाट आई एम इम्प्लाइंग बाय दैट कि अगर इस व्यक्ति का हार्ट 35% से नीचे है तो चांसेस कि ये व्यक्ति 5 साल बाद जिंदा होंगे इज़ लेस देन 50%। इतनी सिवियर प्रॉब्लम है। एंड स्टेज हार्ट डिजीज़ या एंड स्टेज हार्ट फेलियर जो कि 35% से कम हार्ट फंक्शन होता है, 5 साल जीने रहने के भी चांसेस 50% से कम हो जाते हैं। इसीलिए हार्ट फेलियर के बारे में हमने ज़्यादा जानकारी रखना ज़रूरी है। एक और फाइनल चीज़ बस कंप्लीशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड अनहेल्दी लाइफस्टाइल के रहते कि भाई फिजिकली उठ के काम ही नहीं किए। पेशेंट ऐसी ज़िंदगी है जो पहले किसी समय में महाराजाओं में होती थी। आपने देखा होगा कोई पुराने ज़माने में महाराजा बहुत ही ओबीस होते थे, बैठे रहते थे, खाते रहते थे। एक्सट्रीम ओबेसिटी एंड बैड लाइफस्टाइल प्लस ड्रग्स का इनटेक, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हार्ट फेलियर हो सकता है और वो परमानेंट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए एक्टिविटी बनाए रखना ज़रूरी है, कार्डियक कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। अगर कार्डियक कंडीशनिंग अच्छे से होती रही तो हार्ट अच्छा फंक्शन करता रहता है। फॉर कंप्लीशन सेक वील ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग लाइक कोकेन, क्रिस्टल मेथ, ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनसे कि हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में ये टेम्पररी होता है, कुछ कुछ केसेस में परमानेंट भी हो सकता है। पॉइजनिंग लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी ये हो सकता है। अगर कोई फायर हुई किसी जगह पे और वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़े में चला गया तो ऐसे समय के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो हार्ट को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। इन जनरल अगर आपको हार्ट फेलियर होना शुरू हुआ है तो अधिकतर पेशेंट्स को अच्छी दवाइयों के चलते हुए 10 से 20 साल तक आसानी से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ मैनेज किया जा सकता है, अगर ऐसा कॉज है जो कि प्रोग्रेसिव नहीं है तो। और अगर प्रोग्रेसिव कॉज है, जैसे कि वो बढ़ती जा रही है बीमारी, तो ऐसे में भी कई सारे पेशेंट्स में प्रोसीजर्स करके हम डेफिनेटली एक लंबी लाइफ दे सकते हैं। तो हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करना, हार्ट फेलियर को जल्दी पकड़ के इलाज जल्दी शुरू करना मेडिसिन के द्वारा, और अगर लेट हो चुके हैं तो प्रोसीजर्स के द्वारा उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। वरना हार्ट फेलियर कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, उसकी मोर्टेलिटी रेट इज़ मोर देन कैंसर। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो हार्ट फेलियर से हम ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। और ये जानकारी अगर जितनी समाज में जाएगी, जितनी आपको और आपके रिश्तेदारों में जाएगी, उनको उससे मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।